Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel History with Samina. Today I'm here again with the same topic, same chapter for class 10, that is the rise of nationalism in Europe. So dear students, let's have a short recapitulation जो भी हमने अभी तक पढ़ा. तो अब तक हमने पढ़ा about the Frederick Surio, French revolutionaries, Civil Code of 1804, Treaty of Vienna, end of conservatism after 1815 and revolutionaries. इस सब के बारे में हमने पढ़ा, तो इसको रिकैप्चुलेट करने के लिए रिपीट फिर से देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. सो आज हम फिर से इसी चैप्टर से कंटिन्यू कर रहे हैं आगे वाले सब टॉपिक्स. सो टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848. सो डियर स्टूडेंट्स, 1830 से 1848 तक यूरोप में कुछ ऐसे रेवोल्यूशंस आए विच स्पार्कड एंड विच स्प्रेड आउट ऑल ओवर द यूरोप, जिसकी वजह से यूरोपियन की जो बाकी कंट्रीज़ है जहाँ पे अभी रेवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं आया था, आहिस्ता आहिस्ता से ये रेवोल्यूशन के स्पार्क जो है ये वहाँ तक पहुँचे. तो उसमें से फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने देखा 1789 में स्टार्ट हो गया. उसके बाद नेपोलियनिक वार्स बिगिन हो गई 1797 में. उसके बाद फॉल ऑफ नेपोलियन एंड कंजर्वेटिव्स 1815 से 1830 तक. नाउ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848. सो रेवोल्यूशंस में अगर हम देखेंगे 1830 से 1848 तक कुछ रेवोल्यूशंस आए विच अल्टीमेटली चेंज द बाउंड्रीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड एंडेड द मोनार्की रूल. यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट पूरा मोनार्की रूल ख़त्म ही हो गया और बहुत सारे नेशंस यूनिफाई भी हो गए और बहुत सारे नए कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ नए से बनाई गई और वो कंट्रीज़ जो आज हमारे वर्ल्ड मैप पे है वो बन गई. तो उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांस के बारे में. यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन आया था. उसके बाद बेल्जियम में, तो उसके बाद जर्मनी में. सो लेट्स स्टार्ट विद liberal revolution in which is also called a July Revolution in France. तो फ्रांस में क्या हुआ कि पहले से ही 1789 से फ्रांस में हमने देखा कि वहाँ पे लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन. उसके बाद वहाँ पे अपराइजिंग स्टार्ट हो गए, रेबिलियन मूवमेंट स्टार्ट हो गए और लुइस 16 जो है वहाँ उस टाइम वहाँ पे मोनार्की रूल था. तो फिर रॉबस्पायरी के अंडर वहाँ पे मोनार्की रूल ख़त्म हो गया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई गई. रिपब्लिकन के बाद हमने देखा कि वहाँ पे उसके बाद नेपोलियन ने अटैक किया और नेपोलियन ने फ्रांस पे कब्ज़ा किया और यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई. तो फिर 1815 तक यहाँ पे नेपोलियन का ही रूल रहा. तो फिर उसके बाद हमने देखा अंडर ट्रीटी ऑफ वियना जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था वहाँ पे डाउनफॉल, वहाँ से डाउनफॉल हो गया नेपोलियन का. और नेपोलियन टेरिटरी जो थी फ्रांस की, जहाँ पे मोनार्की रूल ख़त्म हो गया था, अंडर ट्रीटी ऑफ वियना यहाँ पे फिर से बॉर्बन डायनास्टी को रिस्टोर किया गया था. सो बॉर्बन डायनास्टी को रिस्टोर करने के बाद, लेकिन करने के बावजूद भी लोगों में जो वो इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का जो सपना था, कॉन्सेप्ट था, वो लोगों में मौजूद था. लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे और फाइनली यहाँ पे जुलाई 1830 में फ्रांस में ये जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज है, उन्होंने लिबरल्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. लिबरल नेशनलिस्ट्स कौन थे, लिबरल रेवोल्यूशनरीज कौन थे, जो चाहते थे टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय कंसेंट और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो और इकोनॉमिक फ्रीडम भी हो लोगों के पास. तो जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे बॉर्बन किंग्स जो थे उनको जब बॉर्बन किंग्स या बॉर्बन डायनास्टी को रिस्टोर किया गया था अंडर ट्रीटी ऑफ वियना बाय द कंजर्वेटिव्स, तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उसको ओवरथ्रो कर दिया. और उस टाइम जो वहाँ पे मोनार्क थे इट वाज लुइस फिलिप. तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, यानी कि पहले मोनार्की थी. अंडर मोनार्की रूल द मोनार्क इज हैविंग अनलिमिटेड पावर्स, उसके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने जब जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया तो उन्होंने प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो ऑलरेडी पहले फ्रांस में बनाया गया था. 1791 1791 में ये बनाया गया था.
तो फिर से यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से इम्प्लीमेंट किया और जो लुइस फिलिप है उसको हेड बना दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्क के पास अब लिमिटेड पावर्स है। अब मोनार्क जो है उसको प्रॉपर गवर्नमेंट बनानी है जिसमें प्रॉपर लेजिस्लेचर होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट के। इसकी स्पार्क यूरोप की बाकी कंट्रीज तक पहुंच गई, लाइक बेल्जियम। बेल्जियम में भी स्टार्ट हो गया बेल्जियम, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कब्जे में जो था। तो यहाँ पे ये अपराइजिंग ब्रसेल्स में स्टार्ट हो गई। ब्रसेल्स जो थी बेल्जियम की कैपिटल। तो इन्होंने ये अपराइजिंग के ज़रिए फिर इन्होंने फाइनली दिस अपराइजिंग लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यानी कि जो नीदरलैंड के कब्जे में था उन्होंने इसको वहाँ से निकाल दिया, वहाँ से इन्होंने इसको आज़ाद कर दिया। तो देयर वाज वन मोर अपराइजिंग विच वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चूँकि हम आहिस्ता आहिस्ता से देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कैसे इंडिपेंडेंट हो गए और कैसे नेशन स्टेट्स बन गई। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या था, ग्रीक बेसिकली जो ग्रीक है, ग्रीस वाज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ और टेरिटरी ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन अम्पायर फ्रॉम द 15th सेंचुरी से ही जो ग्रीस जो था ये ऑटोमन अम्पायर का एक हिस्सा था। ऑटोमन अम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम अम्पायर इन द वर्ल्ड। तो लेकिन यहाँ पे ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स जो है उनका आहिस्ता आहिस्ता से ग्रोथ स्टार्ट हो गया। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है वो ग्रीक में आ गया एंड दे प्रूव्ड कि हम वंस वी वर इंडिपेंडेंट टेरिटरी, वी वर इंडिपेंडेंट नेशन, लेकिन ओटोमन अम्पायर ने हमें हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती कब्जा किया। जो ओटोमन अम्पायर जो वहाँ के हेड्स थे वो तो मुस्लिम्स थे, लेकिन जो टेरिटरी या कंट्रीज़ के जो वहाँ पे लोग थे, सिटीजन्स थे, वो मेजॉरिटी उनकी क्रिश्चियनिटी थी। तो ऑटोमन एम्पायर में ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज थी उस टाइम। तो आगे हम देखेंगे कि ऑटोमन एम्पायर बाद में फिर जो बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हो गया वो बेसिकली इसी यहाँ ही पे हो गया था। ऑटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट डे टर्की है, तो ऑटोमन एम्पायर विच वाज द लार्जेस्ट मुस्लिम एम्पायर इन द वर्ल्ड, ग्रीस उसका एक पार्ट था, उसका एक हिस्सा था। लेकिन 1821 में यहाँ पे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई। तो नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स हु वर लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम पोइट्स, फ्रॉम फिलोसोफर्स, फ्रॉम रेवोल्यूशनरीज जो बाकी पूरे यूरोप में फैल के थे। तो उनसे उनको सपोर्ट मिला। पोइट्स, आर्टिस्ट्स, दे ऑल्सो मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन एंड दे सपोर्टेड Greek in Greece struggle for independence. तो finally the Treaty of Constantinople of 1832 में Treaty of Constantinople साइन हो गई Greece with Ottoman Empire which recognized Greece as an independent nation. इस तरीके से ग्रीक जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ऑटोमन एम्पायर में अगर 15 कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज में एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, ओब्वियसली दिस बिकेम एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अदर 13 कंट्रीज कि हम में से अगर एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई तो स्ट्रगल करके एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 20 साल नहीं, कम से कम जितना टाइम भी लगा उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने लड़ा और वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इसकी वजह से इन ऑटोमन एम्पायर में एक टेंशन क्रिएट हो गया। जो बाकी कंट्रीज थे दे आल्सो स्टार्टेड टू स्ट्रगल एंड स्टार्टेड रेबेलियन मूवमेंट्स अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। तो सिर्फ इतना ही नहीं, और ये जो है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ये जो ग्रीक का जो वॉर स्टार्ट हो गया था उसमें लॉर्ड बायरन जो एक इंग्लिश पोइट थे, उन्होंने भी अपनी कंट्री को छोड़ के वो गए, फंड्स जमा किए और वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ने गए वहाँ के लोगों के साथ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ रिकैप्चुलेट करती हूँ कि मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो चैप्टर में है इसमें पैरेलल दो चीज़ें चलती हैं, एक स्टोरी लाइन और दूसरा हम आइडियोलॉजिकल लाइन पे पढ़ेंगे। यानी कि आइडियोलॉजिकल लाइन जो डिफरेंट आइडियाज़ लोगों के थे, अलग आइडियोलॉजी थी, सम वर कंजर्वेटिव, सम वर लिबरल, सम वर रोमांटिक्स, सम वर एरिस्टोक्रेटिक। तो अलग अलग लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो भी साथ साथ हम देखेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और उनका क्या सपोर्ट रहा
इस नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशन स्टेट बनाने में। तो उसमें से अगर हम देखेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, ये जो रोमांटिक्स थे दे बिलीव्ड दैट वी कैन क्रिएट nationalist feelings, or we can express nationalistic feelings through art, poetry, stories and music. These things can help us to express and shape the nationalistic feelings among the different masses. तो रोमांटिसिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है वेयर कल्चर, आर्ट एंड आइडियाज आर फोकस्ड अपॉन क्रिएट अ फॉर्म नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, यानी कि रोमांटिसिज्म जो है ये आइडियोलॉजी वो है जहाँ पे कल्चर, आर्ट और आइडियाज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है, एंड दे क्रिटिसाइज द रीज़न एंड साइंस. They believe that these nationalist feelings can be developed through emotions, intuitions and feelings, poetry and mystical feelings. They always wanted to create a sense of shared collective heritage, यानी कि वो चाहते थे कि हम नेशन जो हमारा रहेगा वो हम तब बना सकते हैं जब हम सबका एक कॉमन कल्चरल पास्ट होगा. तो रोमांटिसिज्म मैंने आपको पहले ही बोला कि इस चैप्टर में हम आइडियोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे. इससे पहले हमने कंजर्वेटिव्ज्म के बारे में पढ़ा था. अब ये जो है रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा. इस जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो एक रोमांटिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, ही ऑल्सो फोकस्ड एंड बिलीव्ड कि हम नेशन बिल्डिंग या नेशनलिस्टिक फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं बाय फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस. उन चीज़ों को हमें पॉपुलराइज करना है, इससे हमारा ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन क्रिएट हो सकता है. तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो रेवोल्यूशनरीज थे दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग नेशन स्टेट्स. उन्होंने ही नहीं बल्कि इस नेशन स्टेट्स को बनाने में रेवोल्यूशनरीज का ही नहीं, वार्स का ही नहीं, बल्कि यहाँ पे लिबरल्स का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, रोमांटिसिस्ट्स का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते थे. उसके अलावा वर्निकुलर लोकल लैंग्वेजेस, वर्निकुलर मींस लोकल लैंग्वेजेस, इट आल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग नेशन स्टेट्स, इन क्रिएटिंग और इन कैलकुलेटिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द मैसेस. इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लैंग्वेज वाज यूज्ड टू कैरी द मॉडर्न मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट. लाइक अगर हम देखेंगे पोलैंड के एग्जांपल, पोलैंड जो हमने ट्रीटी ऑफ वियना में ही देखा था कि पोलैंड वाज गिवन टू, अंडर ट्रीटी ऑफ वियना पोलैंड वाज गिवन टू रशिया. तो पोलैंड पे जब रशिया ने कब्जा किया उसके बाद पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज जो है वो बैन कर दी गई. लेकिन इसके बावजूद भी पोलैंड के लोगों ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी लैंग्वेज के ज़रिए ही नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अलाइव रखा. उन्होंने ये लैंग्वेज जो है इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द मैसेस. तो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लैंग्वेज टोटली बैन की गई थी एंड इट वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर. यानी कि पोलैंड में हर एक जगह पे रशियन लैंग्वेज इम्पोज की गई थी. तो ये जो है लैंग्वेज इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल नेशन स्टेट्स को बनाने में. जहाँ जहाँ तक सेम लैंग्वेज बोली जाती थी लेटर ऑन वो एक कंट्री बन गई. जैसे इंडिया में भी आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने से पहले भी इट वाज प्रॉमिस टू इंडियंस कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएंगे, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाएंगे. अगर आज हम देखेंगे इंडिया में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स ही है. तो जहाँ जहाँ तक बाउंड्री तक सेम लैंग्वेज बोली जाती है दैट वाज डिक्लेयर्ड है स्टेट, वहाँ पे उसको स्टेट डिक्लेयर किया गया. तो उसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जहाँ जहाँ के लोग सेम लैंग्वेज बोलते थे वो एक नेशन बन गया, वो एक कंट्री बन गए और वहाँ के लोग एक साथ मिल के मोनार्की रूल के खिलाफ लड़ने लगे. तो सेम लाइक यहाँ पे पोलैंड पे जब रशिया ने कब्जा कर लिया, पोलिश लैंग्वेज वाज बैन्ड एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर. लेकिन यहाँ पे पॉलिश जो है पोलैंड के जो लोग हैं
इन ईयर 1831 उन्होंने एक आर्मड रेबिलियन स्टार्ट किया अगेंस्ट रशियन रूल, बट विच वाज लेटर ऑन क्रश्ड बाय द रशियन मोनार्क्स। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। मैनी पॉलिश बिगिन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि सॉर्ट ऑफ एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना, किसी दूसरी मोनार्क के अंडर रह के अपनी वर्निकुलर लैंग्वेज को यूज़ करना एक सिंबल बन गया था, एक वेपन बन गया था। एंड पॉलिश वाज यूज्ड फॉर द चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये सिर्फ पोलैंड में ही नहीं हुआ, बल्कि बाकी मोनार्क्स ने जो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में कर लिया था, उन लोगों पे उनकी लैंग्वेज बैन की गई थी और अपनी लैंग्वेज इम्पोज की थी। तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो गया। जैसे हम आगे देखेंगे, इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, और भी कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ थी जहाँ पे ये सब देखा गया। तो द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज़ अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यानी कि जो पॉलिश लैंग्वेज है, इस कंट्री में पर्टिकुलरली देखा गया कि एक एज अ सॉर्ट ऑफ अ वेपन यूज़ किया, लोगों ने अपनी लैंग्वेज को यूज़ किया एज अ वेपन अगेंस्ट देयर मोनार्क, to make a country, to make their territory an independent territory from the monarch, and to make it a nation state. So thank you for today, but don't forget to share and subscribe my YouTube channel, History with Samina.